बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक और ड्रावनी कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। मैं ढाबे से 4 बजे घर आ गया था। अपना मूंगफली वाला थाल उठाया और अम्मा से कहने लगा कि आज मैं 12-1 बजे ही आऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठंड में लोग ज़्यादा मूंगफली खरीदना पसंद करते थे, इसलिए मैं रात के देर तक घर से बाहर रहता था। फिर मामूल की तरह एक सड़क किनारे आकर बैठ गया, जहाँ पर मेरी तरह और भी छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बेचने के लिए बैठे हुए थे। मेरा रोज़ का मामूल था, चंद पैसे मुझे मिल जाते, यूं घर का गुजारा करने में आसानी होती थी। अब मैं मूंगफली का सीज़न लगा रहा था, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से लोग गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर में हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। फिर थोड़ी बहुत मूंगफली मेरी फ़रोख्त हो गई, लेकिन रात के 12 बज गए। अभी तक मैं घर ना गया था। मुझे खाने पीने का कोई होश ना था। हाँ, गमे रोज़गार की फ़िक्र ज़रूर थी। फिर मैंने अपनी टूटी फूटी सी घड़ी में वक्त देखा। 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात का पहला खौफनाक सन्नाटा बार बार मुझे घर जाने पर उकसा रहा था। फिर मैं पैदल घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दूर दरख्त के नीचे बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। इतनी सख्त सर्दी में इसके पास कोई गर्म चादर तक न थी। मुझे बेहद दुख हुआ। मेरा घर तो करीब आने ही वाला था। ऐसे में मैं इस बूढ़े शख्स को यूं सर्दी से कांपता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता था। फिर मैं इसके पास गया और कहने लगा, बाबा जी, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तो वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगा, बस बेटा, मैं तो रोज़ाना ही यहाँ बैठता हूँ, मेरा ये ठिकाना है, लेकिन आज मामूल से ज़्यादा सर्दी है, तो इसीलिए बस सुकून नहीं मिल रहा था। तभी मैंने अपने शानों पर ओढ़ी काली मैली सी चादर उतार कर बूढ़े के कंधे पर डाल दी। अब वो सर्दी की शिद्दत से थोड़ा बचने में कामयाब हो गए थे। मैंने देखा वो शुक्रगुजार नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अपनी थाली में से गरम गरम मूंगफलियाँ निकाली और कागज़ में लपेट कर बाबा के जी के हवाले कर दी। मूंगफली देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मेरे गंदे पर कंधे पर हाथ रख कर कहने लगे, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी घर जाओ, इतने कम उम्र हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। वो मेरी तारीफ भी कर रहे थे। फिर मैं मुस्कुराता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। मेरा नाम गुलशेर है। मैं 12 साल का एक कम उम्र लड़का था। अब्बा अचानक एक्सीडेंट में फौत हो गए, तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मुझसे छोटे 3 बहन भाई और बेवा माँ मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं अपनी इस जिम्मेदारी में कोताही बरतना नहीं चाहता था। इसीलिए अपनी तालीम छोड़कर एक ढाबे पर काम करने लगा। मैं सुबह 8 बजे ढाबे पर जाता और शाम को 4 बजे घर आ जाता था। इसके बाद भी मैं सीज़न में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लेता। इस तरह से कुछ मुनाफा मुझे हासिल हो जाता और घर के अखराजात में भी मदद हो जाती थी। इस बार सर्दियों ने गजब ढाया हुआ था, लेकिन मैंने भी अपना काम ना छोड़ा। भले ही खून जमा देने वाली सर्दी थी, लेकिन अगर मैं ना कमाने जाऊं तो घर कैसे चलेगा? यही सोच कर मैं इन सर्दियों की शिद्दत में भी रोज़ाना अपनी मूंगफलियों की थाली उठाकर सड़क किनारे बेचने आ जाता। किराए का घर था और फिर ढाबे का मालिक मामूली तनख्वाह देता था, लेकिन काम बेतहाशा लेता था। इतने कम पैसों में भला घर का गुजारा कैसे होता? अभी तक जो छोटे बहन भाई भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, इनके भी खर्चात थे, लेकिन फिर भी बस किसी तरह से वो अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह वो भी सड़कों पर ख्वार हों, इसलिए मैं कोई अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता था जिससे मेरा घर अच्छे से चल सके। मेरी माँ एक पर्देदार औरत थी। वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं काम काज करें। हालांकि मेरी माँ कहती कि अभी तुम्हारी कमाने की उम्र नहीं है,
اس لیے میں کسی بنگلے کوٹھی میں کام کاج کر لیتی ہوں، لیکن میں نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفید پوشی کا بھرم جو ہم ماں بیٹے نے گھر میں قائم کیا ہوا تھا، اسے ہم کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں عموماً مال وغیرہ کے سامنے یہ چیزیں زیادہ فروخت کرنے جایا کرتا تھا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کا رش ہوتا تھا۔ پھر وہاں سے گزر کر جس سڑک سے میں گھر واپس آتا تھا وہ علاقہ بالکل سنسان تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہاں پر ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس پر بلڈوزر پھیر کر ایک پلازا بنا دیا گیا، لیکن وہ پلازا بھی آباد نہ ہو سکا۔ اتنا بڑا پلازا آج تک خالی تھا۔ رات کو کبھی کبھار میری نظر اس پر پڑ جاتی تو مجھے ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا، اس لیے چھوٹی موٹی چیزوں سے میں ڈرتا نہیں تھا۔ لیکن آج اسی راستے سے آتے ہوئے میری نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑی تھی جو سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آیا اور میں نے اپنی موٹی چادر اس کے حوالے کر دی جو میں نے ایک لنڈے بازار سے خریدی تھی۔ پھر دوسری رات جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہی بوڑھا آدمی بیٹھا نظر آیا۔ شاید وہ حالات سے پریشان ایک مجبور شخص تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ روزانہ کی طرح میں نے اس کی مدد کی، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بابا جی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے سوال پر وہ غمزدہ انداز میں مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے خود ہی اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر میری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا تھا۔ جہاں پر عزت نہ ہو وہاں پر رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اب میں اس طرف کے نیچے سکون میں ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے اپنوں نے انہیں دھتکار دیا ہے۔ میں روزانہ ہی پھر ان کی مدد کرنے لگا، کبھی ان کے لیے گھر سے کھانا لے کر آتا تو کبھی اپنی گرم گرم مونگ پھلی انہیں کھلاتا۔ ہم دونوں کی بہت اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے، بیٹا تم اتنے گھنٹے تک سڑک کنارے پھرتے رہتے ہو، معمولی پیسے کماتے ہو، میرا ایک مشورہ مانو، یہاں سے دور ایک جنگل، اس کے پیچھے بہت بڑی بستی ہے، وہاں کے لوگ ایسی چیزیں کھانا بہت پسند کرتے ہیں، تم وہاں جا کر یہ سب فروخت کرو گے تو تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کون سی بستی کا ذکر کر رہے تھے میں اس بات سے انجان تھا، لیکن بابا جی کا تجربہ کہتا تھا کہ انہیں ہر چیز کی پرکھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میرا روزگار زیادہ چل نہ سکے گا، اس لیے مجھے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر اپنی مونگ پھلی فروخت کرنی چاہیے۔ پھر ان کے کہنے پر میں شام کو اس جنگل سے گزر کر اسی بستی کی طرف جانے لگا۔ اگرچہ یہ بہت خطرناک راستہ تھا، لیکن زیادہ پیسوں کے چکر میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار تھا، اس لیے اپنا تھال اٹھائے اس بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تو حیران رہ گیا، بستی میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ رات کے وقت یہاں میلے کا سما تھا۔ خوبصورت بچے اور لمبے لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکیاں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ ان کا آزاد ماحول دیکھ کر مجھے بڑی حسرت ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے کبھی بھی اس جگہ پر نہیں آیا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی مونگ پھلی بیچنے لگا۔ میں نے دیکھا پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، وہ تھال میں رکھی مونگ پھلی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی بھی آئی کہ وہ مونگ پھلی جیسی چیز سے انجان تھی۔ میں اسے کہنے لگا، یہ مونگ پھلی ہے، اگر بندہ ایک بار کھائے تو بار بار کھانے کا من کرے، ایک بار اسے آپ کھا کر دیکھیں۔ پھر اس نے جیسے ہی مونگ پھلی کھائی تو اس کا ذائقہ اسے بہت پسند آیا، اسے بہت ساری لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی دوسری سہیلیوں کو بھی بلا کر لے آئی تھی۔ ان سب نے مجھ سے مونگ پھلی خریدی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس دن میرا پورا تھال خالی ہو گیا۔ بابا جی کا تجربہ ٹھیک کہتا تھا، جہاں آ کر میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ پھر میں واپس آنے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا، آپ روزانہ یہاں پر مونگ پھلی بیچنے آیا کرو، کیونکہ ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔
घर आकर सारे पैसे माँ के हाथ पर रखे तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। वैसे भी मुझे ढाबे की तनख्वाह के लिए पूरे महीने इंतज़ार करना पड़ता था और वो बहुत मामूली रकम थी। अम्मा कुछ परेशान लग रही थी। मैं इनसे परेशानी की वजह पूछना चाहता था, लेकिन थकन की वजह से नींद इतनी आंखों में समा गई थी कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। तो अम्मा दबे दबे लहजे में कहने लगी, बेटा, बराबर वाला पड़ोसी कह रहा था कि खाला तुम्हारे घर की बुनियाद बहुत कमज़ोर हो रही है, ऐसा ना हो कि ये आने वाली बारिशों में गिर जाए, इसलिए तुमको अपना बंदोबस्त कर लो। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मा के चेहरे पर परेशानी देखकर मैं भी बुरी तरह परेशान हो गया। वाकई इस चीज़ का तो मुझे ध्यान ही नहीं। ये घर मेरे दादा के हाथ का बना हुआ था। अब्बा ने भी इस पर कोई खर्चा ना किया था, इसलिए इसकी हालत ऐसी खस्ता हाल हो गई थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी कमा कर कुछ पैसे जमा करता हूँ ताकि बारिश से आने से पहले ही अपने घर को ठीक कर लूँ। हर साल आने वाली बारिशों में घर की छत टपकती थी। फिर पूरा दिन ढाबे पर काम करता रहा, मालिक की झिड़कियाँ सुनता रहा। मेरे जैसे दो और कम उम्र बच्चे भी इसके ढाबे पर काम करते थे। वो नए थे, इसी वजह से इन्हें काम की समझ भी ना आ रही थी, लेकिन मैं काफ़ी पुराना हो गया था। अब मालिक की डांट डपट सुनने की मुझे आदत पड़ गई थी। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं घर आया। आज मैंने कुछ ज़्यादा मूंगफली खरीद ली थी, फिर इसे लेकर बेचने की गरज से सड़क किनारे चल पड़ा। लेकिन रास्ते में ही मुझे वो बूढ़े बाबा बैठे हुए नजर आए। फिर मैं इन्हें खुशी खुशी बताने लगा कि आपकी बात मानकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरी सारी मूंगफली हाथों हाथ फरोख्त हो गई। वो कहने लगे, बस्ती के लोग रोज़ाना तुमसे ये मूंगफली खरीद लेंगे, इस तरह से तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, इसलिए तुम वहाँ जाना अपना मामूल बना लो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि हमेशा तुमने रात के 11 बजे वहाँ जाना है, इसलिए पहले जाओगे तो तुम्हें बस्ती में सिर्फ सन्नाटा मिलेगा और कुछ नहीं। इस बात की मुझे समझ ना आई थी, या शायद मैं ज़्यादा गौर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब तो वहाँ जाना मेरा मामूल बन गया था। बस्ती अगरचे छोटी सी थी, लेकिन लगता था कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि इनके लिबास बहुत कीमती और खूबसूरत होते थे। आज़ादी ज़िंदगी और बेफिक्री लिए वो सब अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, सुनो लड़के, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्योंकि हर कोई हमारी बस्ती तक रसाई नहीं कर सकता, ज़रूर तुम्हें कोई भेजने वाला है। वो गौर से मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं उसकी बात सुनकर डर गया। फिर घबराते हुए कहने लगा, जी मुझे यहाँ का पता एक बूढ़े आदमी ने बताया था, लेकिन मैं यहाँ आकर खुश हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे हैं जो मेरी हर चीज़ खरीद लेते हैं। वो नौजवान मेरी बात सुनकर चौंक गया। फिर कहने लगा, अच्छा क्या तुम इस बूढ़े आदमी को यहाँ पर ला सकते हो? अगर तुम इसे यहाँ पर ले आए तो मैं तुम्हें एक दिन में ही इतना माल दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। याद रखना, इसे मेरे बारे में कुछ भी ना बताना, बस किसी तरह से तुम इसे कहना कि आप मेरे साथ बस्ती में चलें। वो मुझे हर बात समझा रहा था। मैं हैरान था कि आखिर वो मुझे ये सब क्यों कह रहा है। वो खुद भी तो जाकर इस आदमी को अपने साथ लेकर आ सकता था, लेकिन फिर मैंने इससे वादा कर लिया कि मैं इस बूढ़े आदमी को इस बस्ती में ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर हर रोज़ की तरह इस दिन भी मेरी मूंगफली हाथों हाथ फरोख्त हो गई थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आया, लेकिन मुझे इस नौजवान की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए अगले ही दिन बाबा जी के पास पहुंच गया। मैं इनसे कहने लगा, बाबा जी आपके मशवरे की वजह से तो आजकल मेरे पैसे बहुत आने लगे हैं। मैं खुश हो गया हूँ क्योंकि मेरा घर अच्छे से चल रहा है। मुझे अपने घर की तामीर और मरम्मत भी करवानी है, इसलिए पैसे जमा कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मेरा तजुर्बा कभी भी छूटा नहीं है। मैंने अपने तजुर्बे की बिना बुनियाद पर ही तुम्हें इस बस्ती में भेजा था। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगा, आप भी मेरे साथ इस बस्ती में चलें, वहाँ के लोग बहुत नेक और मेहरबान हैं, ज़रूर आपको वहाँ कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया जब वो कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मेरे सामने तो इस बस्ती का नाम भी नहीं लेना। मुझे वहाँ के लोगों से नफरत है, मैं तो वहाँ कदम भी ना रखूँगा।
बाबा जी के इस गुस्से भरे लहजे ने मुझे हैरान कर दिया था। अब मैं घबरा गया क्योंकि मैं इस नौजवान से वादा कर आया था कि मैं इस बाबा को अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे झूठ कह दूंगा कि वो बाबा जी अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मैं परेशान चेहरा लिए इस रात इस बस्ती में गया। दिल में दुआ कर रहा था कि वो नौजवान मेरे पास बाबा जी के बारे में ना पूछने आए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चला आया और कहने लगा, देखो तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब तुम हमारी बस्ती में कल से नहीं आओगे। इसके लहजे में बहुत सख्ती थी। मैं इसकी बात सुनकर डर गया था। फिर कहने लगा कि मैंने बाबा जी से कहा था कि वो मेरे साथ चले, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। अब ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। तो इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहने लगा, लेकिन मैं हर कीमत पर इन्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। और मैं ही क्या, सारे बस्ती के लोग इन्हें इस बस्ती में देखना चाहते हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम इनके कहने पर यहाँ आए हो तो वो तुम्हें इस बस्ती में कदम भी नहीं रखने देंगे, क्योंकि पहले वो इस बाबा जी को इस बस्ती में देखना चाहते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी। मुझे इस बात की समझ ना आई थी, लेकिन मैं इस नौजवान से मुस्तजी लहजे में कहने लगा, देखो मैं वादा करता हूँ कि मैं इन्हें अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे कुछ वक़्त दो ताकि मैं इनको राज़ी कर सकूं। ये कहकर वो नौजवान कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन है। अब तुमने इन 3 दिन में इसे लेकर यहाँ ज़रूर आना होगा, वरना हम तुम्हें यहाँ कदम रखने नहीं देंगे। ये कहकर वो चला गया, लेकिन पीछे से मेरे चेहरे पर परेशानी आ गई थी, क्योंकि इस बस्ती में आने के बाद मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। 4 पैसे जमा करने में मैं कामयाब हो गया था। जा रहा था कि किसी तरह अपना घर दोबारा से तामीर व मरम्मत कर लूँ, ताकि बारिशें आने से पहले कोई अच्छा सा बंदोबस्त हो जाए। लेकिन अगर मैं इस बस्ती में आना छोड़ देता तो फिर ये बात नामुमकिन हो जाती। आजकल के दौर में तो कोई उधार देने को भी तैयार ना था, और फिर मैं तो एक छोटा बच्चा था, मेरी इतनी उम्र भी ना थी। कौन मुझ पर भरोसा करके मुझे 4 पैसे देता। फिर दूसरे दिन मैं परेशान चेहरा लिए ढाबे पर काम करता रहा, लेकिन ज़हन में यही सोचे आ रही थी कि मैं बाबा जी को मना लूँगा, वो मेरे साथ जाने पर इस बस्ती में तैयार हो जाएंगे। यही सोच कर आज मैं उम्मीद लेकर इनके पास आया था। रात के 11 बज रहे थे। आज मैं बस्ती में भी ना गया, बल्कि दिल में सोचा कि मुझे अपना नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ इस बस्ती में नहीं जाऊंगा। वैसे भी उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने जैसे मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी। वो गौर से मेरे चेहरे को देखे जा रहे थे। फिर कहने लगे, तुम इस बात पर मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। दरअसल इस बस्ती में जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर मैं वहाँ गया तो वो कभी भी मुझे यहाँ वापस आने नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी की ज़िंदगी मैं यहीं पर गुजार दूँ। लेकिन मुझे इनकी बात पर हैरत हुई। कहने लगा, बाबा जी वो तो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बड़े प्यार से आपको वहाँ वापस बनाना चाहते हैं, और आप हैं कि इस दरख्त के नीचे भी आसरा बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने देखा इनके चेहरे पर सोच की परछाई थी। फिर वो गौर से मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगे, इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं इतने दिन से तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक राज नहीं जाना। अगर तुमने वो राज जान लिया तो तुम इससे डरने लग जाओगे। कैसा डर? बाबा जी भला मैं आपसे क्यों डरूंगा? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर कहने लगे, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा मासूम बच्चा नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पर कितनी फिक्र है, अपनों के लिए परेशान रहते हो। इतनी सी उम्र में भी कंधों पर पूरे खानदान का बोझ उठाया हुआ है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने भी अपनी पूरी बस्ती का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। इनकी बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। अगर इस बस्ती के सरदार हैं तो फिर दरवेश के रूप में क्यों? इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखते रहे।
پھر کہنے لگے یہ ایک بڑا راز ہے، وہ بستی جو صرف تمہیں دکھائی دیتی ہے، اس دنیا میں موجود کوئی اور انسان اس بستی کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ طاقت میں نے تمہیں دی ہے۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ صرف تمہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم صرف مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وہ دیکھو سامنے سے وہ شخص جا رہا ہے، اس نے صرف تم پر نگاہ ڈالی، مجھ پر نہیں، کیونکہ میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے چونک کر سامنے جاتے شخص کو دیکھا، وہ بس مجھے ہی دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے برابر میں بیٹھے بوڑھے آدمی پر نظر بھی نہ ڈالی تھی، لیکن میں اس بات پر الجھ گیا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسے، پھر کہنے لگے یہ بات تب سمجھ آئے گی جب میں تمہیں اس حقیقت بتاؤں گا، اور ایسی حقیقت جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہارے سامنے بیٹھا یہ بوڑھا ایک جنزاد ہے، اور وہ بستی بھی جنات کی ہے، اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں نہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہکے لگائے، پھر کہنے لگے میرے بچے یہ ہرگز مذاق نہیں ہے، میں ایک جنزاد ہوں، اس بستی سے آیا ہوں، ایک جنزاد جو انسانوں کی دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ دراصل میں اس بستی کا سردار تھا، لیکن ان بستی والوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میں نے وہ بستی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب مجھے یہاں پر سکون ہے، ورنہ میں نے اپنی زندگی اپنی بستی میں رہنے والے جنات کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اب میرے چہرے پر سوال تھا۔ وہ مہربان بوڑھا تو کہیں سے بھی جنزاد نہ لگتا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنزاد بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کی دہشت سے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ انسانی روپ میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے میں اس بستی میں سردار تھا، سب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، میں تمہارے سامنے ایک بوڑھا بن کر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں ایک نوجوان جنزاد ہوں۔ میں بستی کو اپنے حساب سے چلا رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک دوسرا جنزاد جو میرے بچپن کا دوست تھا وہ مجھ سے حسد کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سرداری حاصل کرنے کے لیے اس حد تک بھی چلا جائے گا۔ اس نے بستی کے سارے جنزادوں کے ساتھ مل کر مجھے کمزور کرنا شروع کر دیا، اور میرے اندر یہ کمزوری اس کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر میں رکھا ہوا وہ پانی کس قدر خطرناک ہے۔ وہ زہریلا پانی تھا جو میں ہر روز پی رہا تھا، اور اس پانی کو رکھنے والا وہ میرا دوست تھا۔ اس نے دوست بن کر میری پیٹھ پہ وار کیا، لیکن جب تک مجھے اس بات کا پتہ چلا بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ بستی کے معاملات سنبھال پاتا، لیکن مجھے اپنی حالت سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عین جوانی کے دنوں میں اس قدر کمزور کیسے پڑ سکتا تھا۔ پھر سارے بستی کے لوگ کہنے لگے اب سردار سردارے کے لائق نہیں رہا ہے، اس لیے ہمیں کسی اور کو سردار بنانا چاہیے۔ پھر یہی تو میرا دوست چاہتا تھا، اس لیے اس نے سرداری کے لیے اپنا نام دے دیا، لیکن یہ حقیقت مجھ پر کھل گئی کہ اس نے ہی میرے ساتھ یہ دغا کیا تھا۔ اب میں یہ زخم کیسے سہ پاتا؟ اس لیے میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا، چپ چاپ انسانوں کی دنیا میں چلا آیا، اور کمزور ہونے کی وجہ سے ایک بوڑھا بن کر اس درخت پر رہنے لگا جس کے سائے میں تمہیں روزانہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ میں اپنا غم کسی سے بانٹنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن تم ایک دن یہاں سے گزر رہے تھے تو تمہارے چہرے کی معصومیت اور پریشانی نے مجھے متوجہ کر دیا۔ گو کہ میری بستی کے سارے جنات بہت مہربان ہیں، اگر کوئی مدد کا طلبگار وہاں سے گزرے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ناراض ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے میں انسانوں کی دنیا میں چلا جاؤں گا، واپس کبھی بھی جنات کی بستی میں نہیں آؤں گا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ میرے دوست کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، جب بھی تو وہ تمہارے ذریعے مجھے واپس بستی میں بلانا چاہتا ہے۔
लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो अतल लहजे में ये सब कुछ कह रहे थे। मुझे दुख भी हुआ कि उनका दिल दुख से भरा हुआ है, तभी तो ये परेशान नज़र आते हैं। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगा, बाबा जी आप अपने दोस्त को माफ़ कर देना, आखिर इनसे गलती हो गई। अब वो आपको वापस बनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर वो मुझसे एक बार कहता कि मुझे सरदारी लेनी है तो मैं इसे दे देता, लेकिन इसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे जहरीला पानी पिलाया, वो हमारे जंगल की जहरीली जड़ी बूटियाँ का पानी होता है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये बाबा जी अपने दोस्त को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताता कि इनके दोस्त सरदार ने मुझे इस बस्ती में आने से साफ मना कर दिया है। अब मैं कभी भी इस बस्ती में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सोच लिया था, मैं बाबा जी की ऐसे ही मदद करता रहूँगा। यही सोच कर बज़ाहिर मेरे दिल में एक उदासी की कैफियत छा गई थी, लेकिन मैंने चेहरे से जाहिर होने नहीं दी। फिर मैं बाबा जी से कहने लगा, ठीक है, आपका फैसला अपनी जगह दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए आप में भी इस बस्ती में नहीं, अब मैं भी इस बस्ती में नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए। फिर कहने लगे, ऐसा अहमकाना फैसला मत करो, तुम्हारे तो हालात बदल रहे हैं। बस्ती के जिन्नात तुम पर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यही सोच कर के मैं घर आ गया। मेरे चेहरे की उदासी माँ ने भी देख ली थी। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ बेटे, आज तू बहुत परेशान लग रहा है, जबकि मैं तो देख रही थी कि तेरे अंदर बहुत जोशो खरोश आ गया है, तू पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा है। मैं कहने लगा, अम्मा लगता है कि हमारे घर के हालात कभी नहीं बदलेंगे, हम हमेशा गरीब रहेंगे। अम्मा ने कभी भी मेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी ना देखी थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, रब की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होते। फिर अगले दिन मैंने अपना मामूल के मुताबिक काम किया और ढाबे पे काम करने के बाद मैं रात को इसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो बाबा जी बैठा होता था। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज वो इस मुकाम पर मौजूद नहीं थे। तो क्या वो जिनजात मुझसे नाराज़ हो गया है? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं काफ़ी देर तक इन तक का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना दिखाई दिए। अब मैं मायूस सा होकर घर की तरफ जा रहा था। अभी आधे रास्ते में आया था कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। यूं ही मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही जिन्नात था जिसने मुझे इस बाबा जी को लाने का कहा था। तो गोया ये इनका दोस्त था, एक धोखेबाज जिनजात, इसने बाबा जी को जहरीला पानी पिलाया था। मैंने इसे देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन अचानक वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम इन्हें लेकर क्यों नहीं आए। फिर मैं इसे गौर से देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ, तुम एक जिन्नात हो और वो बाबा जी भी एक जिन्नात है, और तुमने जानबूझकर बाबा जी को उनकी बस्ती से निकाल लिया और खुद सरदार बन गए। इसलिए मैं किसी धोखेबाज जिनजात की मदद नहीं करूँगा। उसने चंद लम्हे मेरे चेहरे को देखा, फिर कहने लगा, सोच लो, मैं यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। तुम किसी तरह इन्हें वापस बस्ती में आने पर राज़ी कर लो, क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। शायद मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा करके बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं इसे वापस इसका मर्तबा वापस देना चाहता हूँ। कल तुम हमारी बस्ती में आना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर तुमने इसे एक बार देख लिया तो तुम फिर कभी भी मेरी बात से इनकार नहीं करोगे। अब वो मुझे इनाम का लालच दे रहा था। मैंने सर झटक दिया, लेकिन जैसे घर गया तो अम्मा परेशान बैठे थी, क्योंकि घर के हालात अच्छे होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो गए थे। क्योंकि जो पैसे मैंने जमा किए थे, उन पैसों से मैंने घर की थोड़ी बहुत तामीर और मरम्मत करवा ली थी। अब मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे इस जिनजात की बात मानना ही पड़ेगी। अब मैं बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझसे मूंगफली ना खरीदी। शायद जिन्नात की बस्ती में जाने की वजह से वो मेरी मूंगफलियाँ
हाथों हाथ खरीद लिया करते थे। एक बार फिर दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ जाकर सारी मूंगफलियाँ फ़रोख्त कर दूँ ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वो जिन्नात समझेगा कि शायद मैं लालच की वजह से इस बस्ती में आया हूँ। काफ़ी देर तक खाली जहन के साथ सड़क किनारे बैठा रहा। जब किसी तरह भी परेशानी का हल नहीं निकला तो मैंने इसी बस्ती की तरफ कदम बढ़ा लिए। अभी इस बस्ती में कदम ही रखा था कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी तरह मेरे दोस्त को ढूंढकर इसे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे खामोश देखकर उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर उसने एक छोटा सा संदूक दिखाया जो जेवरात से भरा हुआ था। उसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के खूबसूरत जेवर रखे हुए थे। मैं हैरान था, क्या ये सब वो मुझे देने वाला था? मेरी आंखों में चमक देखकर वो कहने लगा, मैं ये सारा इनाम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा वही काम करना पड़ेगा। उसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तभी उसने मुझे एक कमरे की खिड़की खोलने को कहा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे चांद की तरह कोई रोशन सितारा। खूबसूरत आंखें और गोरी रंगत, लंबे लंबे बाल लिए वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। फिर वो जिनज़ादा मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये एक जिनज़ादी है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम कर दिया, जब तुम 18 साल की हो जाओगे तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखो ये कितनी खूबसूरत है। वाकई मुझे इसे देखते ही इससे मोहब्बत हो गई थी। फिर मैंने इससे वादा किया कि मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर ये सारे जेवरात मुझे मिल जाते तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। इसलिए मैं ये अज़म करके कि इस जिन्नात को वापस इस बस्ती में लेकर आऊँगा, वापस आ गया था। मेरे चेहरे पर एक बार फिर से खुशी आ गई थी। अम्मा मुझे देखते हुए कहने लगी, अजीब पागल लड़का है, कभी इतना परेशान नजर आता है तो कभी चेहरे पर ऐसी खुशी होती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने अम्मा का हाथ थामा और कहने लगा, अम्मा सच में ही हमें खजाना मिलने वाला है, बस तुम दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मैं बहुत पुरजोश हो रहा था। फिर उसी जिन्नात को तलाश करने लगा जो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मेरे सामने आया था। वो तो इतना मेहरबान था, फिर मुझसे नाराज़ होकर क्यों चला गया। अब मैं दिन रात एक करके इसकी तलाश में था। मैं चाहता था कि वो जल्द ही मुझे मिल जाए। इसी वजह से आज मैं ढाबे पर भी ना गया था, बल्कि पूरा दिन उसी जिन्नात को तलाश करता रहा। अभी एक अनजान सड़क से गुजर रहा था जब मैंने दूर मर्द औरतों की भीड़ देखी। ना जाने वहाँ क्या हुआ था। मैं भी इस भीड़ में चला गया। देखा तो पता चला कि ये एक आस्ताना है जहाँ पर लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं और इस आमिल से ना जाने कौन से अमल करवाते हैं। मैं भी इस जिन्नात को तलाश करना चाहता था, इसलिए मैंने शामिल हो के पास जाने का सोचा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आमिर पैसों के इवज़ काम करता है। फिर मैंने अपनी जेब में पड़े हुए चंद पैसों को देखा और यही पैसे देकर इस आमिर से काम करवाने का सोचा। जैसे ही मेरी बारी आई तो मैं भी घबराया हुआ अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आमिर पर पड़ी तो मेरे हाथ पांव थर कर कांपने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिन्नात था जो आमिर की शक्ल में इस आस्ताने में मौजूद था। इसके आसपास खड़े इसके मुरीद मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं आमिर से कहने लगा, बाबा जी आप यहाँ? तभी इसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत ताकतें हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं लोगों के हालात बदलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आमिल बनकर बैठ गया। लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। वो मुझसे शदीद नाराज़ लग गए थे। फिर मैं उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, बाबा जी मुझसे नाराज़ मत हो। देखो आप वापस अपनी बस्ती में चले जाएं, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। अभी बहन से बात कर रहा था कि अचानक एक मुरीद मेरे पास आया और कहने लगा, चलो लड़के बस बहुत हो गया,
अब उठो यहाँ से, क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हो। आमिन साहब से मुझे इसकी बात पर हैरत हुई, तो क्या इनको नहीं पता कि ये एक आमिन नहीं बल्कि एक जिनजाद है। तभी वो जिनजाद मुझे सरगोशी करते हुए कहने लगा, इन्हें मेरी हकीकत मालूम नहीं है, बल्कि यही मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। मैंने भी फिर इन्हें सच्चाई बताना मुनासिब नहीं समझा। जहाँ लाकर बिठाया तो इन औरतों और आदमियों की मेरे पास भीड़ लग गई। अब मुझे भी इस काम में मज़ा आने लगा, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ बैठा। मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस भी कि किस तरह के लोग हैं। एक बूढ़े को देखकर इस आस्थाने में बिठा दिया, ये भी ना सोचा कि ये बूढ़े के रूप में एक जिनजाद है। फिर मैं इस जिनजाद की मिन्नतें करते हुए कहने लगा, बस आप मेरी एक बात मानकर वापस बस्ती में चले जाएं। देखें, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जिनजाद हैरत से कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। फिर मैंने इन्हें सारी बात बताई कि किस तरह वो सरदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, चाहता है कि वापस आपको आपकी सरदारी दे दे, इसलिए तो उसने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। जिनजात को मेरी बात पर ये यकीन ना आया था। फिर वो कहने लगा, लेकिन है जड़ी बूटियों वाला जहरीला पानी पीने की वजह से मेरी सारी ताकतें खो चुकी हैं। अब शायद मैं दोबारा सरदारी ना कर सकूं। तो मैं इन्हें समझाते हुए कहने लगा, वो सारी ताकतें आप वापस भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे जिनजाद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि फिर से अपने इज़्ज़त और मुकाम पाकर आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप हर बुराई का मुकाबला कर सकेंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से मुझे देखे जा रहा था। फिर एकदम ही उठकर खड़ा हुआ। पीछे से मुरीद ने आवाज़ें देते हुए रह गए, ऐ लड़के, तूने क्या किया है आमिन साहब के साथ, जो ये यहाँ से नाराज़ होकर जा रहा है। मैंने इन्हें मुड़कर देखा और कहने लगा, अगर इस बाबा जी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानते भी हो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद है। ये सुनकर सारे मुरीदों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। वो खौफ से कांपने लगे। तभी इस जिनजाद ने मुड़कर देखा तो इसके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। वो नहायत खौफनाक लग रहा था। फिर मैं इनके साथ ही बाहर आ गया। मैं जानता था कि ये के पीछे मुरीदों की क्या हालत हुई होगी, जो उन्होंने ढोंग बनाकर इस जिनजाद को लोगों के सामने पेश कर दिया था। अब वो आगे ही आगे जा रहे थे। फिर मैं खुशी से कहने लगा, आपने मेरी बात मान ली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या कि आप इतने मेहरबान हो सकते हैं। तो वह जिनजाद कहने लगा, अब मैं इतना भी संग दिल नहीं कि तुम्हारी बात ना मानो। अगर तुम्हारी किस्मत मेरी वजह से बदल रही है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी किस्मत बदल लो, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। किस तरह से अपने ख़ानदान को पाल रहे हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करना चाहता हूँ। फिर वो मेरे साथ इसी बस्ती की तरफ जा रहे थे। मुझे यकीन ना आ रहा था कि मेरी बात मानकर वो जिन्नात वापस अपनी नाराज़गी ख़त्म करके इसी बस्ती में लौट कर जा रहा था कि जैसे ही मैं इन्हें लेकर गया तो सामने खड़ा इनका दोस्त उनसे माफ़ी मांगने लगा। कदमों में गिर कर रो रहा था। फिर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद मैं हसद का शिकार हो रहा था कि तुम इतने अरसे से कैसे इस बस्ती में सरदारी कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि सरदारी करना कितना मुश्किल है और ये मुश्किल काम अब तुम ही करोगे। जिनजाद कहने लगा, लेकिन मेरी सारी ताकतें खो चुकी हैं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो इसका दोस्त कहने लगा, फिक्र मत करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हारी सारी ताकतें वापस लौटा कर रहूँगा। जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसी तरह मैं ही अच्छा करूँगा और तुम पहले की तरह एक ताकतवर जिनजात बन जाओगे। इन दोनों को यूं मिलते देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर वो जिनजाद मुझे देखकर कहने लगा, तुमने इस लड़के की मदद करने का वादा किया था, इसी की खातिर मैं इस बस्ती में वापस आया हूँ, इसलिए तुम वादे के मुताबिक वो खजाना इसके हवाले कर दो। दूसरा जिनजाद कहने लगा,
क्यों नहीं, इसने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे दोस्त को मुझे वापस लौटा दिया, मैं इसका काम ज़रूर करूँगा। ये कहकर उसने वो जेवरात से भरा हुआ छोटा सा संदूक मेरे हवाले कर दिया। मेरे चेहरे पर बेहद खुशी आ गई थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, अब तुम जवान हो जाओ, फिर मैं तुम्हें वो जिनजादी भी दे दूँगा जो बहुत खूबसूरत है। इसका ख्याल मेरी आंखों में भी समा गया था। अब मैं इस संदूक को लेकर घर आ गया। फिर अम्मा से कहने लगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। सच में ही मेरे हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। फिर देखते ही देखते मेरी किस्मत ऐसे बदली कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन न आया था। कहाँ मैं एक मूंगफली बेचने वाला बच्चा और अब जवान होने के बाद मेरा अपना कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। जिस चीज़ की भी मैंने ख्वाहिश की थी वो सब पूरी हो गई थी। मेरे तीनों छोटे बहन भाई आला तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि अम्मा के लिए मैंने दो दो नौकरानियाँ रखी थी ताकि वो इनकी खिदमत कर सकें। मैं अपनी माँ को हर सुख देना चाहता था क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे। अब मैं 20 साल का हो गया था, लेकिन आज भी उस जिनजादी का सरापा मेरी आंखों के सामने था। कभी कभार दिल चाहता कि पुराने रास्ते पर जाकर देखूं कि आज भी वो जिन्नात की बस्ती मौजूद है या नहीं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि कहीं वो मुझे भूल ना गए हों, क्योंकि अब मैं जवान हो गया हूँ। मैं उस जिनजाद के सामने एक बच्चे की सूरत में आया था। पता नहीं वो मुझे पहचानेगा या नहीं, यही सोच कर मैं अपने आप को रोक लेता था। फिर एक बार मैं घर वापस आ रहा था, जब बीच रास्ते में मुझे दरख्त के नीचे खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था, जेवरात से लदी पदी लंबे लंबे बाल। जैसे ही मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया, ये तो वही जिनजादी थी। फिर वो मेरे सामने आई और कहने लगी, तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली, मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी इसी बस्ती में जाना चाहते हो? मैं उससे डर रहा था, लेकिन फिर हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही इस जिन्नात की बस्ती में गया तो वहाँ जाकर हैरान रह गया। वहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। पहले वो बस्ती अलग नज़र आती थी, लेकिन अब इसका नक्शा बिल्कुल ही बदल गया था। फिर मैं सरदार के पास गया। इस जिनजात को देखकर हैरान रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और जवान नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं इसके सामने गया तो वो मुझे देखकर खुश हो गया। फिर कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आया कि कहीं तुम जवान होने के बाद मुझे पहचानने से इनकार न कर दो। मैं हैरान रह गया। जो ख्याल मेरे जहन में था वही ख्याल इस जिनजात के जहन में भी आ गया था। फिर मैं इससे खुशी खुशी कहने लगा कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई, क्योंकि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। आज मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसने ये सुनकर मुझे मुबारकबाद दी। फिर सरगोशी में कहने लगा, क्या तुम्हें वही जिनजादी लेकर आई है? देखो मेरी बात मानो और इसे अपने साथ लेकर ना जाना, वरना ये ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर तुम कभी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो जिनजात कहने लगा, मैं एक सरदार हूँ, इसलिए बड़े आराम से इसे इस बस्ती में रोक सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से इसे साथ लेकर जाओगे तो ये कभी भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आएगी, बल्कि ये सोचेगी कि तुम हमेशा के लिए इसके मालिक बन चुके हो। फिर तुम कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने इशारे से जिनजात से कहा कि वो इस जिनजादी को यहीं रोक ले, लेकिन जिनजादी मेरे साथ जाने को मचल रही थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिनजाद ने मुझे जाने का इशारा किया और कहने लगा, मैं बाकी सारे मामला संभाल लूँगा, क्योंकि मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझसे मिलने दोबारा यहाँ ज़रूर आना। वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी महसूस कर रहा था। मैं भी अपने दिल में अजीब सी खुशी लिए वापस घर आ गया। फिर रात को बिस्तर पर लेटा तो उसी जिनजादी का सरापा मेरी नज़रों के सामने आ गया। एक तरफ तो वो खूबसूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी असलियत मैं अच्छी तरह जानता था कि वो खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी।
اگر میں اسے اپنے ساتھ لے آتا تو وہ ہر وقت میرے آس پاس موجود رہتی، لیکن میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے جنزاد کی بات مان کر ہمیشہ کے لیے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں میں جنات کی بستی میں دوبارہ جا سکوں گا یا نہیں، لیکن اس مہربان جنزاد کو میں کبھی بھول نہیں سکوں گا جس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی۔ بلا شبہ ایک چھوٹے بچے کی مدد کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی تھی۔ آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کبھی اس کو دھوکہ نہ ملے۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ اس لیے جانے سے پہلے کہانی کو لائک کر دو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو، تاکہ آگے بھی میں آپ کے لیے بہت ہی پوری سرار سی، عجیب سی، دلچسپ سی اور خوفناک کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔